Hello dear students, so in today's video we will discuss the 8th part of chapter number 2. इसमें हम लोगों को पढ़ना है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स. ठीक है, हम लोगों ने मेंडल की लाइफ के बारे में उन्होंने पी प्लांट को चूज़ क्यों किया था, कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, इन सब के बारे में पढ़ लिया था. अब मेंडल के जो आने वाले लॉज हैं आगे चैप्टर में, उनमें कुछ टर्म्स यूज़ होगी. तो सबसे पहले उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है. तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. उसके बाद जब आगे वो चैप्टर में यूज़ होगी तो हमें वहाँ कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, अब सबसे पहली टर्म जो है वो है जीन. ठीक है, जीन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जो इनहेरिटेंस होती है मतलब कि कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, वो इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, तो वो जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है? जीन होता है. ठीक है, अब ये जो टर्म थी जीन, ये किसने दी थी? जोहानसन ने. जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम जोहानसन था, उन्होंने ये टर्म दी थी जीन, जो कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, बट मेंडल ने क्या कहा था कि जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया था. ठीक है, बट फैक्टर ऐसा कोई बायोलॉजिकल टर्म है नहीं. ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो डिस्कवरीज थी या फिर उनके जो प्रैक्टिकल थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. ठीक है, सेकेंड टर्म जो यूज़ होगी वो होगी एलिल. एलिल का मीन्स होता है फॉर्म्स ऑफ जीन्स. अब यहाँ पे हम लोग किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो. ठीक है, तो अब अगर मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हाइट वाला जीन था, ठीक है, वो जो हाइट वाला जीन था वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट था. एक था टॉल, एक था ड्वार्फ. ठीक है, ये डोमिनेंट था टॉल वाला और ये था रिसेसिव ड्वार्फ वाला. अब टॉल के लिए उन्होंने कैपिटल टी का यूज़ किया था, ड्वार्फ के लिए उन्होंने यूज़ किया था स्मॉल टी. ठीक है, ये हम लोग पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया है, यही अप्लाई हो जाएगा आपके कलर के लिए. ठीक है, आपके शेप के लिए. तो वहाँ पे भी फॉर्म्स ऑफ जीन्स 2 टाइप के होंगे. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस. होमो का मीन्स होता है सिमिलर. ओके, तो अगर होमोजाइगस टर्म का यूज़ हुआ है मतलब इफ बोथ आर डोमिनेंट. अगर इस तरह से आपको कोई क्रॉस शो हो रहा है, कैपिटल टी, ठीक है, तो वो क्या होंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे. अगर स्मॉल टी, इसका क्या मतलब हुआ? होमोजाइगस रेसेसिव होंगे. ठीक, नेक्स्ट टर्म है हेटेरोजाइगस. अगर आपको जो आपके एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट गेन हुआ है, जो जनरेशन गेन हुई है, अगर उसका जीनोटाइप इस तरह से हुआ है, कैपिटल और एक स्मॉल, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि ये जो कंडीशन है ये कैसी है? हेटेरोजाइगस. नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर से शो हो रहा है. जैसे हमारे केस में बात की जाए तो हमको नोज़ ऊपर से शो हो जाती है, आईज़, ठीक है, ईयर्स, ये सब हमको फिजिकल अपीयरेंस मतलब ऊपर की स्ट्रक्चर हमें शो हो जाती है. जीनोटाइप मतलब इंटरनल, अंदर की स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं केस में बात करूँ कि कोई प्लांट है जो कि टॉल है, ठीक है, तो आपने टॉल में ये लिख दिया होगा या ये लिख दिया होगा. ठीक है, इन दोनों केस में प्लांट टॉल हो सकता है. लेकिन अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूँ तो ये कैसा है? ये होमोजाइगस टॉल है. अगर इसके जीनोटाइप की बात करूँ तो ये कैसा टॉल है? हेटेरोजाइगस टॉल है. ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये इस तरह का अगर केस होगा, होंगे ये दोनों टॉल ही, बट ये हेटेरोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस टॉल है. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था ना, ये होमोजाइगस कंडीशन अगर इस तरह रहा तो होमोजाइगस और ऐसा रहा तो हेटेरोजाइगस. तो ये कब पता चलेगा? जब आप उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टर्म है क्रॉस. क्रॉस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल के बीच में फ्यूजन करवाना, उसको बोलते हैं क्रॉस. ठीक है, ब्रीडिंग बिटवीन द 2 प्लांट्स, या फिर ये टर्म आपको समझ में आती है मेल फ्यूजन. लेकिन अब यहाँ प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो आपको मान लो एक जनरेशन वाला प्लांट और दूसरी जनरेशन वाला प्लांट, इन दोनों को आपको फ्यूज कराना है तो आपको नेक्स्ट जनरेशन का एक प्लांट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का एक
प्लांट मिलेंगे। तो यहाँ 2 जनरेशन के बीच में फ्यूजन करवाना, अभी हम मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, तो वो जो 2 जनरेशन के बीच में फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस। और ये टर्मिनोलॉजी किसने यूज़ की थी? मेंडल ने। नेक्स्ट है फीलियल। फीलियल का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। बट मेंडल ने जनरेशन के बिहाफ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया था? फीलियल, ठीक है। उन्होंने फीलियल 1, फीलियल 2, फीलियल 3 ऐसे करके 5 to 6 जनरेशन तक उन्होंने इस मतलब जनरेशन के लिए फीलियल वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट टर्म है आपका प्यूनेट स्क्वायर। अब प्यूनेट स्क्वायर जो था वो क्रॉस को ईजी बनाने के लिए, ठीक है, बार बार इस तरीके से क्रॉस करवाना। अगर मान लो कि आपको यहाँ तो 1 कैरेक्टर है, अगर 4 कैरेक्टर रहते तो इस तरह के क्रॉस भी हमको करवाने रहेंगे जिसमें 4 कैरेक्टर्स रहेंगे या 2 कैरेक्टर्स रहेंगे, तो इस तरह का क्रॉस बनाना वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस को नहीं करते हुए हम किस तरीके से क्रॉस कराएंगे? प्यूनेट स्क्वायर को हम, इसमें कुछ टेबुलर स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ वाले पार्ट को आपको ऊपर लिखना होता है। अब ये 2 हैं, 3 है, 4 हैं, तो आप यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और इस साइड वाले पार्ट को आपको यहाँ लिखना है। तो मान लो इसके और इसके बीच में क्रॉस कराना है, मतलब इसके और इसके, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये। फिर इसके और इसके बीच में क्रॉस कराया, फिर इसके और इसके बीच में क्रॉस कराएं और इसके और इसके, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं वही रिज़ल्ट आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो ये कैसा हो जाता है? बिल्कुल ईजी फॉर्म में आप आपके क्रॉस करवा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मीनिंग होता है, मान लो आपको एक जनरेशन में 5 प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। अब उन 5 प्लांट में से 1 प्लांट ये, 1 प्लांट ये, ठीक है, 2 प्लांट्स आपने निकाल लिए, इधर रिमेन 3 बचे। हमको इन 2 प्लांट्स का काम है। तो अब हमको क्या कराना है? इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में क्रॉस कराना है, फ्यूज़ कराना है, तो इससे हमको और नई जनरेशन मिलेगी, ठीक है। तो सेम जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराना उसको बोलते हैं सेल्फिंग, क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर लाइन। प्योर लाइन में क्या होगा कि जब भी आप इस तरीके से क्रॉस करवा रहे हो तो उनमें जो भी जनरेशन, जो भी डॉटर प्लांट आपको मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। 1 जनरेशन में सेम मिला, फिर 2nd जनरेशन में भी सेम मिला उसी तरीके का, 3rd जनरेशन में भी सेम मिला, 4th जनरेशन में भी सेम मिला, 5th जनरेशन में भी हो सकता है कि 6, 7, 8 में भी आपको सेम ही मिल रहा है। तो एटलीस्ट 5 जनरेशन तक अगर आपको सेम रिज़ल्ट मिल रहे हैं या सेम जो जनरेशन मिल रही है, तब आप उस जनरेशन को क्या नाम दे दोगे? प्योर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि आपने हाइट को एम रखते हुए क्रॉस कराया है, ठीक है। यहाँ हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, शेप की बात नहीं कर रहे हैं, साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ कलर भी हो सकता है, सिर्फ शेप भी हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाइट, ठीक है। अब हाइट कैसे हो सकती है? या तो टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, तो इनके बीच में क्रॉस करवाना। तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में आपको 2 कैरेक्टर लेना है, हाइट भी ले ली आपने और प्लस में कलर भी ले लिया, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो यहाँ हाइट और कलर, इधर भी हाइट और कलर। अब इनके बीच में आपको क्रॉस कराना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जनरेशन गेन हो जाएगी। तो 2 कैरेक्टर लिए हैं इसलिए उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर ऐसे ही 3 कैरेक्टर आ जाएंगे तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे हाइट भी ले लिया आपने, कलर भी ले लिया और फ्लावर की पोजीशन भी ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टर्स के बीच में फिर क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस कराने से अच्छा है कि आप यूनिट स्क्वायर बनाओ, उससे क्रॉस करवाओ, ठीक है। तो क्योंकि लंबा है, कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, तो आपको उसमें गलती होने के चांस हो सकते हैं। तो आप कैसे क्रॉस कराएंगे? यूनिट स्क्वायर बनाकर, ठीक है। आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।